फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड कोर्ट्स या अदालतों के अलावा भी एक अदालत है जो हिंदुस्तान में चलती है। ये हैं नक्सलवादियों की स्वयं संचालित की गई अदालतें, या फिर जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ रन कोर्ट्स। ये वो अदालतें या कोर्ट्स हैं जहां पे नक्सलवादियों द्वारा पकड़े गए सिविलियंस या आर्मी ऑफिशियल्स या पुलिस ऑफिशियल्स के ऊपर मुकदमा चलता है, और जब उनका जुर्म साबित हो जाता है, जो ज्यादातर साबित होता ही होता है, तो उनको वहीं पे नक्सलवादी मार देते हैं। इन अदालतों का मेन मकसद ये होता है कि आम जनता में और जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्स है, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें नक्सल मूवमेंट का एक डर पैदा करना, एक खौफ पैदा करना। हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फीयर, और आज हम बात करेंगे किस तरह से ये जो नक्सलवादी मूवमेंट है ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इसका कोई रिलेशन है टेरर फैलाने से या टेररिस्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर ये कुछ और है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग रिसर्च या इंसाइट्स आपके साथ शेयर करें, डिस्कस करें, तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। अगर आप जानना चाहते हैं कि नक्सलवादी मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, क्यों हुई, रीजंस क्या हैं और ये कैसे हिंदुस्तान में और ज्यादा ग्रो करा, आगे बढ़ा, तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, लिंक हम नीचे डाल देंगे। आज हम समझते हैं कि आज ये जो नक्सलवादी मूवमेंट है ये दूसरे टेरर ग्रुप्स या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कैसे रिलेटेड है। तो जो सबसे बड़ा ग्रुप है नक्सलवादियों का वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, या फिर जिसे हम कहते हैं CPI माओइस्ट। तो ये ग्रुप का रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड है दूसरे टेरर ग्रुप्स के साथ, जैसे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट एंड पीपल्स लिबरेशन आर्मी। इसके अलावा CPI माओइस्ट ने अपने आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज दिखाई हैं जम्मू एंड कश्मीर में ऑपरेट कर रही कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ CPI माओइस्ट का जो एसोसिएशन है वो आइडियोलॉजिकल लेवल पे ये है कि दोनों ही एक यूनाइटेड फ्रंट क्रिएट करना चाहती हैं इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का सिर्फ ये एकता है कि ये चाहती हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको डिस्टेबलाइज किया जाए और उसको गिरा दिया जाए। ये जो CPI माओइस्ट है ये और भी बहुत सारी माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एशिया में उनके साथ भी बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जो टर्की में ऑपरेट करती है उनके साथ भी CPI माओइस्ट का बहुत अच्छा रिलेशंस है। इसके साथ ही साथ CPI माओइस्ट फाउंडिंग मेंबर है कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ माओइस्ट पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साउथ एशिया, जिसको हम कॉम्पोसा भी कहते हैं, उसका। तो कॉम्पोसा के 4 मेंबर्स हैं, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। कॉम्पोसा का मेन एम ये है कि वो किसी तरह से जो US का एक सेंट्रल पावर पूरी दुनिया में चलता है उसे खत्म करना, इंडियन गवर्नमेंट को खत्म कर देना, उनका जो रूल है उसको जड़ से उखाड़ फेंकना, जितने भी माइनॉरिटीज को ऑपरेशन हो रहा है उसको खत्म करना। जो इनका 4th मीटिंग हुआ था 2006 में नेपाल में, इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को दोबारा रखा था और वहां पे इन्होंने बोला था कि ये पूरे साउथ एशिया में एक लंबा चलने वाला जन संघर्ष घोषित कर रहे हैं, जिसमें आर्म्ड रेवोल्यूशन मतलब हथियार उठा के जो इन चारों देशों की, साथ में साउथ एशिया में जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके खिलाफ हथियार बंद संघर्ष करेंगे। ये पूरे नक्सल मूवमेंट का एक और लिंक मिला था 2013 में। इस लिंक से हमें पता चला था कि नक्सलवादी मूवमेंट का रिलेशन कुछ एक्सटर्नल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी हो सकता था। तो हुआ ये था, अगस्त 2013 में अब्दुल सईद करीम टुंडा अरेस्ट हुआ था इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे। टुंडा एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट था उस समय का,
और उसके पकड़ में आने के बाद ये पता चला कि करीब करीब 40 टेरर अटैक्स के साथ वो लिंक्ड था, जिसमें से मुंबई ब्लास्ट 1993 भी एक था। इस ब्लास्ट में करीब करीब 257 हिंदुस्तानियों की जान भी गई थी। इसके अलावा 1990s में दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए थे उसके साथ भी इसका एसोसिएशन था। तो इंटरोगेशन के दौरान टुंडा ने ये रिवील किया कि इंडिया के नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सलाइट पार्टीज जो हैं, ग्रुप्स जो हैं, उनका रिलेशनशिप है पाकिस्तान के आईएसआई बैक्ड लश्कर ताइबा ग्रुप के साथ। उसने ये जरूर बताया कि कुछ एसोसिएशन या लिंक है, लेकिन उसने इस तरह का कोई एविडेंस नहीं दिया या कितना ज्यादा एक्सटेंट तक ये रिलेशनशिप है, क्या स्ट्रक्चर है इस रिलेशनशिप का, इस तरह की कोई भी डिटेल्स टुंडा ने नहीं दी। इसके अलावा 2009 में लश्कर ऑपरेटिव मोहम्मद उबार मदानी भी पकड़ा गया। जब उसको पकड़ा गया तो दिल्ली पुलिस ने ये पाया कि उसने हिंदुस्तान में घुस के माओइस्ट मूवमेंट और आईएसआई के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए पूरा प्लानिंग कर रखी थी। उसको जब इंटरोगेट किया गया और जब उसकी डायरी पढ़ी गई तो पता चला कि किस तरह से आईएसआई ने बहुत ही इलैबोरेटेड प्लान्स बना रखे थे कि इस माओइस्ट मूवमेंट को यूज करके वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करेगी, उसे गिराएगी। इसके अलावा ये भी पता चला था कि लश्कर ताइबा और ये माओइस्ट मूवमेंट मिलके किस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले थे जिसका बेस साउथ एशिया में होने वाला था। और आगे बढ़े तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब करीब 500 माओइस्ट ने आर्मी की ट्रेनिंग ली थी सिमी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सिमी एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है। ये जो पूरी ट्रेनिंग ली गई थी ये केरला में ली गई थी। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अच्छा, इसके अलावा ऐसे भी कुछ सबूत मिले हैं जिसमें पता चला है कि सीपीआई माओइस्ट इंडिया के क्लोज टाइज हैं नेपाल में माओइस्ट ग्रुप्स के साथ। इसके अलावा अच्छे रिलेशनशिप्स हैं सीपीआई माओइस्ट ग्रुप के लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्लम, श्रीलंका का जो ग्रुप है उसके साथ भी। जो कुछ इनके आर्म्स एंड एमिनेशंस आते हैं वो ये पता चला है कि चाइना से भी आते हैं नेपाल के थ्रू होते हुए। 2005 में जब माओइस्ट का एक भिड़ंत हुई थी इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल्स के साथ, तो उसमें करीब करीब 300 राउंड्स चले थे पूरे आर्म्स एंड एमिनेशंस के। और जब उन आर्म्स एंड एमिनेशंस के फोरेंसिक करवाया गया तो पता चला कि ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं उन हथियारों के साथ जो पाकिस्तान में आईएसआई मैन्युफैक्चर कराती है। कुछ हथियार उन हथियारों के साथ भी बहुत मैच कर रहे थे जो यूज किए गए थे इंडिया के 13 दिसंबर 2001 के पार्लियामेंट अटैक में भी। तो इससे ये पता चलता है कि बड़ा ही क्लोज एसोसिएशन है दूसरे टेरर ग्रुप्स के साथ, साथ ही साथ पाकिस्तान के आईएसआई के साथ भी। अक्टूबर 2012 में वेस्ट बंगाल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नपरजीत सिंह ने पब्लिकली एक्यूज किया था आईएसआई को इंडियन माओइस्ट ग्रुप्स की हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ जाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया था कि हालांकि सिमी बैंड है फिर भी सिमी के अंडरग्राउंड रिलेशनशिप्स हैं नक्सलाइट्स के साथ। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जो एक डेडली अटैक किया था माओइस्ट्स ने, जिसमें 30 लोगों की जानें गई थी, जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडर महेंद्र कर्मा भी थे। उस समय 2013 का समय था और तब वहां के चीफ मिनिस्टर रमन सिंह ने बोला था कि ऐसा बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है कि लश्कर ताइबा का इस पूरे ग्रुप के साथ रिलेशन है। जो ये टेरर अटैक हुआ था इस छत्तीसगढ़ में, वहां पे ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड था। तो ये अलग अलग एनकाउंटर्स हैं, अलग अलग सिनेरियोज हैं जब हमें ये पता चला कि किस तरह से नक्सलाइट मूवमेंट अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स या माओइस्ट ग्रुप्स के साथ साउथ ईस्ट एशिया में और साउथ एशिया में एसोसिएटेड है या कोई पॉसिबल लिंक्स हैं। इन सारे हमलों के बाद और ये प्रोबेबल जो रिलेशनशिप्स थे बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ये साबित होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे ऑपरेशंस कराए नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ। इसकी शुरुआत हुई, बड़ी शुरुआत हुई 2005 में जब ये ऑपरेशंस का स्टार्ट किया गया
और इनका एकलौता ये एम था कि किसी तरह से छत्तीसगढ़ में ये नक्सलाइट इन्फ्लुएंस को मिनिमाइज करना। ये मूवमेंट धीरे धीरे और स्टेट्स में भी फैला और 2009 तक करीब करीब ये सारी अफेक्टेड स्टेट्स में फैल चुका था। फिर आया 2014 का समय जब मेक इन इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये मूवमेंट पूरे हिंदुस्तान में फैला और साथ में नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स में भी फैला, क्योंकि वो बहुत ही रिसोर्स रिच एरिया है। अब उस एरिया में कोई भी अगर इस डेवलपमेंट को, इस मेक इन इंडिया मूवमेंट को अपोज करता था, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो, चाहे वो हथियार उठा के किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पूरी तरह से अपोज करती थी, उसके खिलाफ एक्शंस लेती थी। नक्सलाइट मूवमेंट के खिलाफ जाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही जोर शोर से नया ऑपरेशन लॉन्च किया 2009 में। इस ऑपरेशन का नाम मीडिया ने दिया ऑपरेशन ग्रीन हंट। ये कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, लेकिन ये मीडिया ने बहुत ज्यादा यूज किया। ये ऑपरेशन चलाया गया सारी नक्सलाइट अफेक्टेड स्टेट्स में, जो थी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ये सारी स्टेट्स में ही बहुत सारे ट्रूप्स को डाला गया ताकि वो नक्सलाइट्स के खिलाफ अलग अलग ऑपरेशंस कर सकें। ऑपरेशन ग्रीन हंट के अलावा इन स्टेट्स ने पहले भी बहुत छोटे छोटे एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस देखे हुए थे, जैसे कि लालगढ़ ऑपरेशन वेस्ट बंगाल में, ग्रे हाउंड्स ऑपरेशन आंध्र प्रदेश में, सालवा जुडूम छत्तीसगढ़ में, कोबरा फोर्सेस ओडिशा में। ऑपरेशन ग्रीन हंट को इंडियन एयरफोर्स ने भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया। उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशंस में ग्राउंड लेवल पे भी काम किया। ऑपरेशन ग्रीन हंट का फर्स्ट फेज लॉन्च किया गया नवंबर 2009 में। इसमें करीब करीब 18 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया अलग अलग स्टेट्स में। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ को डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन को भी डिप्लॉय किया गया था, जो कोबरा के नाम से मशहूर है। साथ ही साथ में कोबरा और छत्तीसगढ़ पुलिस ने मिलकर पहले ही ये ऑपरेशन दांतेवाड़ा में शुरू कर दिया था सितंबर 2009 में। 2009 में करीब करीब 80,000 पार्लियामेंट्री पर्सनल्स को कमिट करा गया था सिर्फ एंटी नक्सलाइट मूवमेंट्स में। इसके अलावा 2011 में मिलिट्री लीडरशिप ने ये बताया कि एडिशनल 60,000 से 65,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया गया था अलग अलग नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज में। और आगे चलें तो 2013 में होम मिनिस्टर ने बोला कि उन्होंने एडिशनल 10,000 ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था बस्तर, ओडिशा में और झारखंड में। मई 2013 में एडिशनल 84,000 सीआरपीएफ ऑफिशियल्स को अलग अलग जगह डिप्लॉय किया गया था ये नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स में। 2013 तक करीब करीब 2 लाख स्टेट आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया गया था ये नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स में। ये नंबर में पार्लियामेंट के जो लोग थे, जो ऑफिशियल्स थे, जो पर्सनल्स थे, काम कर रहे थे, वो इन्वॉल्व्ड नहीं थे। इतना मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया गया था नक्सलाइट मूवमेंट को, आंदोलन को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने एरियल ऑपरेशन के लिए भी अपने कई हेलीकॉप्टर्स को डेडिकेट करवाया था। ये हेलीकॉप्टर्स थे M117V5 हेलीकॉप्टर्स। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ये नक्सलवादी मूवमेंट का डिक्लाइन कैसे होने लगा। ये डिक्लाइन का सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि इनका एक ओवर एम्बिशन हो गया था। ये चाहते थे कि ये पूरे इंडिया में ऑपरेट करें, उसके बाद ये पूरे साउथ एशिया में ऑपरेट करें। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो एक मूवमेंट को पूरे इंडिया में चला पाना बड़ा ही मुश्किल काम है, ओवर एम्बिशियस काम है। इसका रीजन ये है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पे इतनी कास्ट हैं, रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं कि आप सबको जो है मोटिवेट कर नहीं सकते एक अकेले मूवमेंट के साथ जुड़ने में। ये एक बहुत बड़ा रीजन बना कि कैसे ये मूवमेंट सिर्फ वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में तो बहुत चला, लेकिन बाकी स्टेट्स में उस तरह से नहीं चल पाया। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन बना इनके डाउनफॉल का वो ये था कि ये मूवमेंट का स्लोगन था
कि हमारे चेयरमैन माओ जेडोंग ही हैं। माओ जेडोंग वही हैं जो माओइस्ट मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर हैं। माओ जेडोंग वही हैं जिन्होंने 1962 इंडिया चाइना वॉर के दौरान चाइना को लीड करा था। 1962 वॉर का इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा था। इस वॉर की वजह से बहुत सारे इंडियंस चाइना को और माओ जेडोंग को अपना सबसे बड़ा एनिमी मानते थे, क्योंकि माओइस्ट मूवमेंट ने बोल दिया कि वो चाइना के साथ है और वो माओ जेडोंग को अपना लीडर मानते हैं। इस वजह से बहुत सारे इंडियंस इस नक्सलाइट मूवमेंट से दूर हो गए। इसके अलावा माओइस्ट विचारधारा को फॉलो करते हुए जो एक्सट्रीम वायलेंट स्टेप्स माओइस्ट मूवमेंट उठाता था या ये नक्सलाइट मूवमेंट उठाता था, इस वजह से जो पब्लिक थी उनका इस मूवमेंट के साथ कोई भी तरह की सिंपैथी या एसोसिएशन नहीं हो पाया। जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि इनकी इंटरनल रैंक्स और स्ट्रक्चर में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। जो भी नए यंग स्टूडेंट्स या रिक्रूट्स इनको ज्वाइन करते थे, उनको ये पता ही नहीं होता था कि ये मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, माओइस्ट आइडियोलॉजीज ये है क्या, ये मूवमेंट चल क्यों रहा है, इसमें इन्वॉल्व होने से होगा क्या। क्योंकि ये लोग सिर्फ सुपरफिशियली इस मूवमेंट के साथ एसोसिएट होते थे, इनका कोई लॉन्ग टर्म एसोसिएशन हो ही नहीं पाता था, इसलिए ये मूवमेंट सस्टेनेबल हो ही नहीं पा रहा था। इसके साथ जुड़ कोई बहुत अपने पूरे दिल से नहीं पा रहा था। इसके अलावा नक्सलाइट मूवमेंट में लीडरशिप क्राइसिस हमेशा ही रहे। जो इनके फाउंडिंग मेंबर थे चारू मजूमदार, वही इनके ओरिजिनल लीडर थे, लेकिन उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड थी और उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगते थे कि उनको अल्कोहलिज्म की दिक्कत है। ये देखते हुए इंटरनली बहुत सारे लोग जो हैं चारू मजूमदार की लीडरशिप को नहीं अपना पा रहे थे। साथ ही साथ चारू मजूमदार की ये भी एक विचारधारा थी कि क्लास एनिमीज हैं, मतलब जो अपर क्लास के लोग हैं उनको एलिमिनेट करना है, उनको खत्म करना है। चाहे वो अपर क्लास के लोग इनके दोस्त हो, चाहे इन पे उन्होंने अत्याचार किया हो या ना किया हो, लेकिन एक ये वायलेंट आइडियोलॉजी थी कि अगर वो अपर क्लास है, अगर उनके पास पैसा है तो उनको मारो। इस वजह से भी लोग इसके साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहे थे। फाइनली माओ जेडोंग की जो आइडियोलॉजीज थी, जो मूवमेंट थी, वो चाइना में तो सक्सेसफुल हुआ क्योंकि उसके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस इंडिया से थोड़े अलग थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इंडिया में ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था क्योंकि हम चाइना से अलग थे। ग्राउंड रियलिटी में चाइना में भी माओ जेडोंग की जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत ज़्यादा हर आदमी फॉलो नहीं कर पा रहा था, तो इंडिया में तो उसको फॉलो कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल था। थ्योरेटिकली तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया, लेकिन ग्राउंड पे जाके ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं था। कुछ समय के लिए ये लोग लैंड को हथिया लेते थे, बीच में डिस्टेबलाइज जगहों को कर देते थे, पर लॉन्ग टर्म तक ये काम नहीं कर पाया क्योंकि आइडियोलॉजिकली ग्राउंड लेवल पे ये प्रैक्टिकल मूवमेंट नहीं था और माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंडिया में काम नहीं कर पा रही थी। ये सबसे बड़ा एक रीज़न बना इस मूवमेंट का डिक्लाइन होने में इंडिया में। अगर इसके अलावा आप चाहते हैं हम और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स, सिनेरियोज डिस्कस करें, आपके साथ रिसर्चेस लेके आए, तो प्लीज डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।